प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत का सपना लेकर निकले हैं और देश ही नहीं पूरी दुनिया में ये बता रहे हैं कि भारत विकासशील नहीं विकसित होने जा रहा है और इसके लिए हर भारतीय तन मन धन से जुटा हुआ है और हर क्षण यही सपना साकार करने में जुट गया है कि विकसित भारत की कल्पना कैसे साकार हो। हम जिलों की नगरी उदयपुर में हैं और यहाँ उद्योगपतियों की एक अहम बैठक भी हुई है। किस तरह से भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में सशक्त बनाया जाए और क्या संकल्पना एक उद्योगपति की होती है। देश आजाद हो गया। आजादी का हमारा सपना साकार हुआ और इस शताब्दी के इस तीसरे दशक में हमारे सामने अगले 25 साल का लक्ष्य है। हम समर्थ भारत का सपना लेकर, विकसित भारत का सपना लेकर निकल पड़े हैं। हमें भारत को वो ऊंचाई देनी है, उस सफलता पर पहुंचाना है जिसका सपना हर स्वतंत्रता सेनानी ने देखा था। हमें इस संकल्प की सिद्धि के लिए सभी देशवासियों ने, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों ने दिन रात एक कर देना है। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत का संकल्प लेकर निकले हैं और हर देशवासी उनके साथ है, लेकिन आधार स्तर पर इस संकल्प को साकार करने के लिए, इस सपने को साकार करने के लिए आम जन किस तरह से सोच रहा है। हम जिलों की नगरी उदयपुर के औद्योगिक क्षेत्र में आए हैं और यहाँ पर एक अहम बैठक हो रही है उद्योगपतियों की, और जिसमें संकल्पना की जा रही है सपने को साकार करने के लिए। एक अहम बैठक भी हो रही है कि किस तरह से देश विकसित हो, आधार स्तर पर किस तरह से समस्याएं बनी हुई हैं अभी भी, जिसको सरकार को साकार रूप में समस्या रहित करना है। क्योंकि जब तक उद्योग क्षेत्र की समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता तब तक रोजगार नहीं मिल सकेगा भरपूर, और रोजगार जब भरपूर नहीं मिलेगा तो आधार स्तर पर विकसित राष्ट्र बनाने की संकल्पना सपना ही सपना रहेगी। क्या सोच रहे हैं उद्योगपति और क्या कहना है उद्योगपतियों को, क्या समस्याएं हैं औद्योगिक क्षेत्रों की, और सरकार को आने वाले समय में किस तरह से इन समस्याओं का निजात दिलाना है और क्या औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना है। दो भाग में अगर डिस्कस करें, एक बजट से रिलेटेड और एक पॉलिसी से रिलेटेड, तो मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। लुड़ावत साहब ने कुछ तैयारी भी की है तो आप इसे गवर्नमेंट पॉलिसी जैसी बनाए जिससे हमारी इंडस्ट्री प्रमोट हो, मैक्सिमम इनकम का सोर्स बने, एम्प्लॉयमेंट भी मैक्सिमम बने और देश की तरक्की में हम लोग बाकायदा भागीदार बनते रहे, यही मेरी आशा है। जी बताएं, क्या विशेष रूप से विकसित भारत बनाने में क्या संकल्पना होती है। जी, मोदी सरकार ने बहुत अहम कदम उठाए हैं और इसमें सबसे अहम कदम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। एमएसएमई उद्योग कई तरह की समस्याओं के साथ जूझते हुए भी निरंतर अपना योगदान इंडस्ट्री की तरफ से और समाज को दे रहा है। एमएसएमई उद्योग के लिए कुछ अहम कदम और जो उठाने चाहिए, उसमें सबसे पहला है कि एमएसएमई के लिए जो 45 डेज़ में पेमेंट की है ना सुविधा का जो प्रधानमंत्री जी ने इनिशिएटिव लिया है, वो प्राइवेट सेक्टर से आगे बढ़ करके और गवर्नमेंट सेक्टर से भी ऐड होना चाहिए। यानी कि सरकारी एजेंसीज जो भी परचेजिंग करती है उसको भी अगर एमएसएमई से परचेजिंग हो रही है तो उससे 45 डेज़ के अंदर पेमेंट करने के लिए बाध्य होना चाहिए। और चूंकि सरकार में रिप्रेजेंटेशन से जो है समय लगता है, तो सरकार की तरफ से कानून होना चाहिए कि 45 डेज से डिले होने पर स्वतः ही इंटरेस्ट जोड़ करके और पेमेंट रिलीज़ किया जाए। इससे प्राइवेट सेक्टर को भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मिलेगा कि हम भी क्यों ना वही करें जो सरकार ने रूल्स में लगाया है। तो सरकार इस कदम में पहली पहल खुद भी कर सकती है। दूसरा, एमएसएमई के लिए जो दूसरा कदम मैंने सरकार उठाना चाहिए वो ये कि एमएसएमई को इनकम टैक्स के अंदर
वो एक 2% का सबवेंशन दिया जाए, जिससे एमएसएमई जो डिजिटलाइजेशन की सरकार का इनिशिएटिव है, उस इनिशिएटिव में जितना मैन पावर एमएसएमई को लगाना पड़ता है उसे एडजस्टमेंट मिले, तो प्रोत्साहन भी मिलेगा और कंप्लायंस भी सुधरेगी। तीसरी बात, जो जीएसटी 18% का है, यदि कंप्लायंस सुधारनी है तो एमएसएमई के लिए खास तौर से, या जनरल ना इनिशिएटिव एमएसएमई का ही नहीं, सभी का होना चाहिए। 18% की बजाय इसको 15% तक सीमित कर दिया जाए, तो सारा जो है कंप्लायंस सिस्टम के अंदर बहुत सुधर जाएगा। देयर विल बी नो इंसेंटिव फॉर एनी काइंड ऑफ सर्कमवेंशन बाय एनी इंडिविजुअल। एमएसएमई को अगर बढ़ावा देना है तो एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ है उसका एक पूल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सरकार की तरफ से होना चाहिए, क्योंकि एमएसएमई के पास इतना पैसा नहीं है कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सके। चाइना ने जब पावर प्लांट्स लगाए थे तो इन्होंने एक सेंट्रल रिसर्च एंड डेवलपमेंट पूल बनाया था, जिसके अंदर करीब 4000 इंजीनियर्स थे, और उन्होंने हर इक्विपमेंट को पूरा वेरीफाई और वैलिडिफाई करके और अच्छे इक्विपमेंट बनाए, और उसके बाद में उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग को दिया। तो उससे क्या हुआ है कि चाइना के अंदर एक साल के अंदर ही 100 गीगावाट्स के पावर स्टेशन बनने लग गए। सिमिलरली स्टील मैन्युफैक्चरिंग में भी चाइना ने यही किया था कि इन्होंने एक पूल बनाया रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, और तरह तरह के अलॉयज बनाए इन्होंने स्टील के, और बाद में फिर इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में दे दिया। तो इसके अंदर क्या हुआ है कि स्मॉल स्केल को भी, मीडियम स्केल को भी और लार्ज स्केल को भी, सभी को काम मिला अपना अपना, और सभी ने तरक्की की। तो आज चाइना स्टील में भी वर्ल्ड में नंबर 1 है। तो ये जो इंटेलिजेंस पूल है वो बहुत ज़रूरी है, ये गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए, एंड इट शुड कंटेन वेरी गुड इंटेलिजेंशिया पर्सन्स। मे बी गवर्नमेंट में कॉल इंटेलिजेंस फ्रॉम आउटसाइड ऑल्सो। जी नमस्ते जी। हम राजस्थान के दक्षिणी भाग में उदयपुर मेवाड़ में रहते हैं, और बड़ी मुसीबतों के साथ में हमने यहाँ पर उद्योगों को पनपाया है, लगाया है। पिछले 30 वर्षों में उदयपुर संभाग में बहुत सारी इंडस्ट्री जैसी आई हैं जिन्होंने राजस्थान ही नहीं दुनिया में नाम किया है। लेकिन यहाँ की जो मुसीबतें हैं उनको केवल हम मेवाड़ी ही सहन कर सकते हैं। मेरे ख्याल से और कोई दूसरा आए तो उसको सहन नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने आपको रिप्रेजेंटेशन में भेजी हैं, उनको आप देखें। एक चीज़ जो यहाँ पर ज़मीन की कमी है, इंडस्ट्री लगाने के लिए बहुत महंगी रेटें हैं, तो एक इनिशिएटिव लेना चाहिए कि उनको सस्ती ज़मीन उपलब्ध हो ताकि और उद्योग बढ़ सकें। दूसरा, जो पुलिस की FIR और कोर्ट के जो जजमेंट्स आते हैं उसमें बहुत सारे उर्दू के वर्ड्स ऐसे हैं जो लोगों को नहीं मालूम है। इवन नए जो वकील और पुलिस वाले आ रहे हैं उनको भी उन शब्दों का अर्थ मालूम नहीं है, तो उसमें आमूलचूल परिवर्तन की ज़रूरत है। इसमें देखना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। आज इस मीटिंग के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि मार्बल व्यवसाय एक बहुत ही डिफ़िकल्ट दौर से गुजर रहा है, जिसके अंदर एक प्रॉब्लम आ रही है कि आयातित मार्बल जो है वो अभी ओपन जनरल लाइसेंस कैटेगरी में डाल रखा है, जो कुछ वर्ष पूर्व तक एक रेस्ट्रिक्टेड आइटम था। उसी संदर्भ में आज हमने एक चर्चा करी है कि मार्बल को पुनः रेस्ट्रिक्टेड आइटम और उसकी मिनिमम इंपोर्ट प्राइस जो अभी $200 कर रखी है उसे बढ़ाकर $350 किया जाए, ताकि जो लोकल इंडस्ट्री और लोकल माइनिंग है जो आयातित मार्बल की वजह से कहीं ना कहीं पिट रही है, उसे वापस से एक नया जीवन दान मिल सके। देखो, देश का डेवलपमेंट बगैर औद्योगिक डेवलपमेंट के एक बेईमानी है। इसलिए अगर देश का डेवलपमेंट करना है तो आप उद्योगपतियों से बराबर सलाह मशवरा करें। आप क्या एक्चुअल पॉलिसी होनी चाहिए, बजट के पहले आप उनसे राय मशवरा करना चाहिए। अभी जो उद्योग नीति जो राजस्थान सरकार की बनी हुई है उसमें बहुत सारी खामियां हैं। पूर्ववर्ती सरकारों ने उसमें बहुत सारी कमियां छोड़ दी थी, पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है। योजना बना दी गई, उसके पीछे बजट नहीं दिया गया। तो अभी जो नई सरकार आई है राजस्थान की, कम से कम एटलीस्ट उसमें क्या कमी रही है और क्या बजट की कमी रही है जिससे वो योजना क्रियान्वित नहीं हो सकी, तो पहले उसको संभालें और उस पॉलिसी में अगर अपन आगे बढ़ेंगे तो बिल्कुल सक्सेसफुल रहेंगे। उसी तरह से आप उद्योगों को आप और भी अगर सब्सिडी देना पड़े तो दें। आप उद्योगों को आप लाएँ, आगे बढ़ाएंगे जब भी काम चलेगा। देश में रोजगार का जनरेशन तो उद्योगों से ही होगा। कोई ये सोचे कि नहीं बगैर उद्योग के हमारे सिटी में भाई टूरिस्ट की वजह से अकेले से डेवलपमेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। टूरिस्ट उदयपुर में हो रहा है वो ठीक है, परंतु पूरे केवल उदयपुर ही नहीं वरन राजस्थान का डेवलपमेंट एक माइनिंग इंडस्ट्री की तरफ से और मिनरल की दृष्टि से एक उदयपुर में बहुत बड़ा स्थान है। इसको सरकार को ध्यान देना चाहिए। यहाँ उद्योग पहले से ही, मार्बल इंडस्ट्री पहले से ही पीछे की तरफ डूबती हुई जा रही है। तो क्यों जा रही है वो सरकार पता लगाए और उसको अपना कंधे का सपोर्ट है और उसको आगे बढ़ाए। हमारा तो ये उम्मीद है सरकार जो भी कमी रही है पॉलिसी में उसको ठीक करेगी और इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की कोशिश करेगी। धन्यवाद जी। बता, मेरा ये पॉइंट है कि जीएसटी में किसी आदमी ने 2018 में मान लीजिए कि 5.5-6 करोड़ का टर्नओवर किया और अब उसके बाद उसने उस धंधे को बंद कर दिया। अब जो उसके पास जो वहाँ पे इंडस्ट्री जो चल रही थी वो बंद पड़ी थी, उसने उसको किराए पे दे दिया। तो अब उसका टर्नओवर तो सिर्फ किराए के सिवा कुछ रहा ही नहीं। लेकिन अब उस किराए की इनकम पे मुश्किल से
50 लाख से कम किराया आता है साल का, लेकिन उसको हर महीने ई इनवॉइस जनरेट करना पड़ता है, क्योंकि वो एक बार 5 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर कर चुका है। इसलिए मेरा ये है कि अगर जिसका कोई बिजनेस नहीं हो और कभी कोई संभावना ही नहीं हो 1-2 करोड़ से ज़्यादा जाने की, तो उस आदमी के लिए ई इनवॉइस ज़रूरी नहीं होना चाहिए। बस, धन्यवाद जी। जो एवीवीएनएल इंडस्ट्रियल एरिया में मेंटेनेंस करता है वो वर्किंग डे में करता है। इंडस्ट्री में पहले ही अभी जो कोविड के बाद से काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं, बड़ी मुश्किल से इंडस्ट्री चल पा रही है, तो उसमें अगर पावर इंडस्ट्री को नहीं मिलेगा तो इंडस्ट्री सफ़र करेगी। एवीवीएनएल अगर संडे के दिन मेंटेनेंस कर ले तो 6 दिन वर्किंग आराम से हो सकती है इंडस्ट्री। सुधार है, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बहुत जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर सही करने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो जाएगा तो वैसे तरक्की हो जाएगी, वैसे जीडीपी उद्योग की बढ़ जाएगी। जीएसटी अपनी जो 18% है वो गवर्नमेंट को 15% करनी चाहिए। उससे एक तो कंप्लाइंस भी ज़्यादा होगी और ओवरऑल जीएसटी कलेक्शन भी उसका ज़्यादा होगा। और दूसरा इम्पॉर्टेंट ये है कि उसको डायरेक्टली गरीबों को सहायता देगी। पिछले 3-4 सालों में ऐसा हुआ है कि नई इंडस्ट्रीज जो है जिनको सब्सिडीज अदरवाइज सबवेंशन अलाउड था, उनका सर रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया, इसलिए क्योंकि साहब हमारे पास फंड्स ही नहीं है। माइनिंग के लिए बोलता हूँ, माइनिंग में जो समस्या आ रही है उसमें सबसे पहला पॉइंट मेरा यह है कि राजस्थान में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पॉलिसी बनाई कि जिनके 2025 के तक जो जिनके माइंस के रिन्यूअल हो गए हैं, जिनके रिन्यूअल नहीं हुए हैं उनके ऊपर उनको बंद कर दो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कानून बना दिया, 50 साल तक के हो गए हैं उसके ऊपर माइंस नहीं चलानी। तो हमने कहा कि जो हमने इन्वेस्टमेंट किया उसका क्या होगा, जो हमने माइंस को डेवलप किया, हमने 0 लेवल पे माइंस ली, जहाँ पर उस माइंस का पता भी कोई जानता नहीं था, हमने वो माइंस से ली, हमने उसको डेवलप किया, सिस्टमेटिक और साइंटिफिक डेवलपमेंट किया। तो आप हमारे को बोलते हो आप घर बना रहे हो, इसका क्या मतलब? आपके ये ऐसी कौन सी पॉलिसी बन गई कि जिसकी वजह से जो चीज आपने डेवलप किया उसका तो कोई अधिकार ही नहीं है। तो गवर्नमेंट को हमने बहुत ज्यादा परसू किया, हम पर्सनली गए, पर्सनली समझाया। तो उसके बाद में गहलोत साहब के पास भी हम गए, सिंगर साहब भी गए, बोलते साहब गए, सब लोग 5-7 लोग इंडस्ट्री से सब लोग कम से कम 5 जगह गए, उनको समझाया और उन्होंने ये बात उन्होंने मानी कि जो चीज आप कह रहे हो वो बिल्कुल सही है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्योंकि ये माइनर मिनरल है तो माइनर मिनरल का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को है, तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट जो कर सकती है आप हमें सजेस्ट करो। इस मामले में क्या हुआ, आंध्र गवर्नमेंट ने और कर्नाटक गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी बनाई थी, तो हमने उनको सजेस्ट किया कि जो पॉलिसी उन्होंने बनाई है उसके हिसाब से आप जो भी कंपनसेशन आपको लेना है ले लो, लेकिन लीज का पीरियड बढ़ा दो, ताकि हम लोगों ने जो डेवलपमेंट किया है उसका विकास और इसमें जो हम लोगों ने सोर्स बनाया है उसके उसमें हम लोग बराबर हमारा उसकी रेवेन्यू मिलती रहे। इसलिए हमने गहलोत साहब को कहा और गहलोत साहब ने काफी सोच समझने के बाद में 3-4 मीटिंग के बाद में उन्होंने कमिटमेंट किया कि ये मैं कर दूंगा। जैसे केरला आंध्र गवर्नमेंट ने किया, जैसे कर्नाटक गवर्नमेंट ने किया, वैसे स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर भी करेगी। तो उन्होंने लीज का पीरियड 2040 तक बढ़ा है। तो उसमें जो कंपनसेशन देने की बात आई थी, तो कंपनसेशन देने के बाद में उन्होंने जो कंपनसेशन देने के लिए कहा हमारे को जो प्रिंसिपल्स बताए, उस प्रिंसिपल्स में हमने कहा भाई जो आपको लेना है वो पैसा आप कंपनसेशन देने जो हमारा लीज का पीरियड है, जितना पीरियड बाकी है उसमें आप ले। तो उन्होंने इत्तेफाक से क्या किया कि जो हमारा लीज का पीरियड बचा हुआ है उसके लम सम में फिक्स कर दिया। जैसे आपके 10 साल का लीज का पीरियड बचा हुआ है तो उन्होंने इकट्ठा एक साथ पैसे जमा करो। अब इकट्ठा पैसे जमा करने की कभी क्षमता किसी की है नहीं, किसी का 2 करोड़ की डिमांड है, किसी की 3 करोड़ डिमांड है, जबकि रेवेन्यू मेरी रियम्बर्समेंट उसका कब होगा, आने वाले 10 साल में 15 साल होगा। तो वो मेरी विनती है, अपने रेगुलेटरी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जितना हमारा जो लीज का पीरियड बचा हुआ है उसको आप एक्सटेंड कर दो और साथ साथ में जो आपको कंपनसेशन लेना है अकॉर्डिंग टू डेडलाइन जो लगता है उसको इक्वली डेडलाइन आप सालाना या क्वार्टरली जैसे आप लेते वैसे आप लेते हो, तो डेडलाइन भी दे देंगे और हमारा जो गवर्नमेंट को कंपनसेशन देना है वो हम देते रहेंगे, तो हमारा लीज का पीरियड बढ़ जाएगा और हम इस विकास में भी भागीदार बनेंगे, एम्प्लॉयमेंट भी भागीदार बनेंगे और गवर्नमेंट रेवेन्यू में भागीदार बनेंगे। तो हमारी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से बस अगेन यही है इसको, क्योंकि इकट्ठा एक पैसा 10 साल का 15 साल का कोई नहीं दे सकता, तो 2 करोड़ क्योंकि डेली इन्वेस्टमेंट है तो इसलिए 2 करोड़ 3 करोड़ देना ये असंभव है। तो इसलिए हमने कहा कि इसको डेडलाइन के साथ दे दो। मेरी रिक्वेस्ट ये है, चैम्बर से अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि ये भी गवर्नमेंट को स्ट्रांगली बिजनेस जो थे कई एसोसिएटेड बिजनेस में जो एक बिजनेस निकलता है आपके साथ में दूसरे बिजनेस साथ निकलते हैं, जैसे स्टोन निकलता है, डोलोमाइट निकलता है, पायरोप्लान के साथ माइका निकलता है, माइका के साथ पायरोप्लान निकलता है, क्वार्ट्ज निकलता है। तो इनको सबको इंक्लूजन करने के पहले बोर्ड के ऑर्डर थे और बोर्ड के ऑर्डर से सबके इंक्लूजन हुए भी, लेकिन बाद में अभी 2017 में जो नया कानून लगा के इन्होंने कह दिया भाई इसका आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो कंपनसेशन किस बात का देना, एसोसिएटेड बिजनेस में निकाल के फेंक रहा हूँ मैं, यदि आप मेरे इंक्लूजन नहीं करोगे वो आप मेरे लिए तो फिर आपके लिए गवर्नमेंट के लिए बेस्ट हो गई, जबकि गवर्नमेंट इसकी रेवेन्यू ले सकती है। तो हमने कहा भाई आपको जो इसकी रेवेन्यू लेनी है, जो आपको इसका रॉयल्टी लेनी है वो लेते रहो, लेकिन इसका इंक्लूजन कर दो। तो ये भी गवर्नमेंट ने कुछ माना है, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने ये नहीं माना है कि इसका कंपनसेशन आपको देना पड़ेगा। वो कंपनसेशन की ट्रेनिंग भी उन्होंने बताई है और वो मेरे हिसाब से वो रिक्वेस्ट अपने को चैम्बर से करनी चाहिए कि ये आप कंपनसेशन मत, जो एसोसिएटेड बिजनेस है निकालना जो है निकाल नहीं पड़ेगा और फेंकना है फेंक नहीं पड़ेगा। और हम आपको गवर्नमेंट की रेवेन्यू देके हम उठा रहे हैं तो इसका इंक्लूजन भी कर दें, साथ साथ में इसको रेगुलरली उठाना। और बना सबसे बड़ा प्रदूषण का सेंटर है, 20% 10% रेवेन्यू होती है, 10% मिनरल है, 20% मिनरल से ज़्यादा मिनरल किसी नहीं, 80% ओवर बर्डन होता है। वो हम सब लोग उसको जमीन में डालते हैं, जो हमारी लीज एरिया है उसमें डालते हैं।
उससे लैंड की डिग्रेडेशन भी होता है, एयर पॉल्यूशन भी होता है और बस सब चीज़ों का इन्वायरमेंट पॉल्यूशन भी होता है। तो लेकिन उसे उठाने की परमिशन देने की इतनी फॉर्मेलिटीज है कि वो फॉर्मेलिटीज की वजह से बहुत सारी समस्या आ रही है। तो गवर्नमेंट इन्वायरमेंट क्लियरेंस में वो सब चीज़ों को क्लियर कर नहीं रही है। साथ साथ में दूसरा क्या है कि एमसैंड की जो समस्या है, आजकल जितनी समस्या आज आप सुन रहे हो, अखबार में भी पढ़ रहे हो कि एमसैंड की वजह से नदियों की रेती कम पड़ रही है और हमें उसके बिना हमें सर्वाइवल नहीं है। तो जबकि हमारे माइंसों में जितने वेस्ट पड़े हुए हैं उससे एमसैंड आराम से बन सकती है। तो जो हमें नदियों से रेती उठा के यूज करना पड़ रहा है, तो उसके बजाय जो हमारा और बड़े डब्स पड़े हुए हैं उन और बड़े डब्स को आप क्लियर करने के लिए हमारे को परमिशन दे दें। तो क्या कि एमसैंड हम खुद बनाएंगे और एमसैंड जो नदी से ले जाने की जरूरत है वो ले जाने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एमसैंड बनाने की गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी बनाए जो मिनिमम रॉयल्टी उनको फिक्स करना है। ऐसा नहीं है कि आप हमें फ्री में दे दो, जो आपको रेवेन्यू लेनी है वो ले लो और रिकॉर्डेड होना चाहिए, क्योंकि उसमें ये नहीं है कि हमें भर्ती हो जो दिगाड़ा भर्ती हो उठा के ले जाओ। रिकॉर्डेड हो उसकी जो रेवेन्यू गवर्नमेंट को देनी है हम गवर्नमेंट को देंगे। रिकॉर्डेड होना चाहिए कि मेरा नब्स कितना निकला, ओवरबर्डन कितना निकला और साथ साथ में ये एमसैंड की जो नदियों की जो रेती जा रही है उसके बजाय इसकी एमसैंड बन जाए तो ये हमारे को इन्वायरमेंट के लिए सबसे बेहतरीन तरीका हो जाएगा और माइसों में जितने ओवरबर्डन पड़े हुए हैं, नब्स पड़े हुए हैं, उन सबका यूज हो जाएगा, एमसैंड के लिए यूज हो जाएगा। शेड्यूल एरिया में 2010 से इन्होंने वापिस बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं। जब ट्राइबल एरिया में दूसरा कोई सोर्स नहीं है, ट्राइबल एरिया में माइनिंग अकेला सोर्स है, इंडस्ट्री है नहीं वहाँ पर, तो इन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया माइनिंग एरिया में वापिस जो ट्राइबल एरिया है उस बेल्ट में फर्दर माइनिंग एक्टिविटीज नहीं की जाए ऐसे करके। और जो फॉरेस्ट के जो रूल्स बना रखे हैं उसमें इतनी ज़्यादा कंडीशन लगा रखी है, इतनी ज़्यादा पोजिशन लगा रखी है, तो वो ट्राइबल एरिया का डेवलपमेंट होगा कैसे? यदि इंडस्ट्री नहीं प्रमोट होगी तो आप प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, दुनिया बोल रही है, इनका विकास होना चाहिए। विकास होगा कि जब आप काम करने की परमिशन दोगे तो विकास होगा। जब आप काम करने की अनुमति नहीं देते हैं तो परमिशन होगा किस बात, कैसे होगा? विकास का इनके आदिवासी लोगों का विकास होगा कैसे? तो गवर्नमेंट को पॉलिसी ऐसी बननी चाहिए वहाँ मैक्सिमम प्रमोट माइनिंग हो, मैक्सिमम इंडस्ट्री प्रमोट हो, ताकि क्या उनके आदिवासी लोगों को और हमारी इस एरिया का जो शेड्यूल साउथ राजस्थान में जो मैक्सिमम शेड्यूल ट्राइब्स है उन लोगों का विकास हो। ये सब बैठे हुए हैं, वो योजना से योजना कागज में मीटिंग हो जाएगी, आपके इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में मीटिंग हो जाएगी, इधर डिपार्टमेंट में बैठ जाएंगे, लेकिन नीचे जाने के बाद में वो क्या बोलता है? तो मेरा कानून जानता है, मैं प्रदूषण का आदमी हूँ, दूसरा बोलेगा मैं फॉरेस्ट का आदमी हूँ, तीसरा बोलेगा मैं इंडस्ट्री का आदमी हूँ, चौथा बोलेगा मैं वो डिपार्टमेंट का आदमी हूँ। तो तुम्हारे को मेरे कानून की जानकारी नहीं है। 1 विंडो सर्विस गवर्नमेंट ने बना रखी है, लेकिन बातों के लिए बना रखी है। पहले भी आपको शायद याद हो तो वसुंधरा जी के टाइम में फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट के लिए आया था, कम से कम 5 लाख 10 लाख करोड़ रुपये इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग रेडी थे कि हम इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। लेकिन वो 2 साल जाने के बाद फिर वापस सब घर चले, क्योंकि वो बोले 20 डिपार्टमेंट से क्लियर्स लेके आओ, और क्लियर्स लाएंगे कहाँ से? हर डिपार्टमेंट के बाद देखिए अलग अलग कानून है, तो वो कानून के हिसाब से क्लियर्स मिलती नहीं है और कंप्लेंट होती नहीं है। तो जो कोई भी नई इंडस्ट्री प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट इतने प्रचार और एक्टिविटी गवर्नमेंट इतना प्रचार कर रही है कि हम इंडस्ट्री लगाओ, लेकिन जब वो आदमी परमिशन लेने की जाता है, अलग अलग डिपार्टमेंट के पास जाता है, वो थक जाता है और नहीं तो वो वायलेशन में आ जाता है। वायलेशन में आ जाएगा, वायलेशन में आने के बाद में उसने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो खुद क्रिटिकल हो जाएगा। तो 1 विंडो सर्विस का मतलब जो है, जो चीज़ें उन्होंने प्रिंसिपली मीटिंग के अंदर एग्री की, उसके बाद में किसी डिपार्टमेंट का कोई नो नहीं होना चाहिए। वो क्लीन वंस फॉर ऑल जो डिपार्टमेंट ने कहा है, जो 20 लोगों 20 डिपार्टमेंट ने 10 डिपार्टमेंट एग्री किया है, उसके बाद में उसका किसी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। इन्वायरमेंट क्लियरेंस के लिए जो इससे इशू हुआ है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास प्रपोजल बहुत ज़्यादा थे, कम से कम 25,000 प्रपोजल थे जिनका इन्वायरमेंट क्लियरेंस करना था। 25,000 प्रपोजल क्लियर एक साथ नहीं हो सकते थे, तो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी बनाई जाए, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और जो जितने डिपार्टमेंट इसके इन्वायरमेंट क्लियरेंस के डिपार्टमेंट है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो जाए, उनके सबके क्लियरेंस से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो जाए। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्लियर करने के लिए बहुत सारी कोशिश करी और हर डिस्ट्रिक्ट पे मैक्सिमम माइसों का क्लियरेंस हो गया, सब लोग सुखी हो गए। लेकिन अभी एक एजेंसी ने नया ऑर्डर निकाल दिया कि मैं इसको नहीं मानता। अभी गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है, कलेक्टर को किसने ऑथराइज किया? रूल्स को किसने ऑथराइज बनाया? गवर्नमेंट ने कहा है कि ये क्लियरेंस डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी जो है, जो इसमें सब डिपार्टमेंट है वो करेगा, लेकिन उन्होंने एनजीटी ने उसको ऑर्डर को फाइल कर दिया और बोले बाकी वो स्टेट गवर्नमेंट खुद ही जयपुर में ही बैठ के करेगी। इसका कोई आज को समझ में आया नहीं और उसमें उन्होंने 1 साल का टाइम दिया और 1 साल के टाइम में आपने क्लियरेंस वापस नहीं लिया तो अगेन फिर आपकी सब माइस 1 साल बंद हो जाए। तो इसलिए ये विनती है कि या तो इसको 1 साल का पीरियड और बढ़ाया जाए साथ साथ में, और मैक्सिमम क्लियरेंस से जो है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करने के लिए गवर्नमेंट को ऑथराइज है, वो किसी आदमी एक आदमी को भी बोल सकती है दादा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जैसा था वैसा काम उनको आगे करें अथवा जयपुर में करना है, यदि आपको हेडक्वार्टर में करना है तो इतना फास्ट करें कि सबके क्लियरेंस टाइम पे हो जाए। कंसेंट टू ऑपरेट के लिए आया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि यदि आपने प्रपोजल दे दिया और 4 महीने के अंदर क्लियरेंस नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली आपका जो क्लियरेंस के लिए एप्लीकेशन वो खत्म हो जाएगी। मैं एप्लीकेशन लगा ही सकता हूँ, आई एम नॉट द सैंक्शन अथॉरिटी कि मैं सैंक्शन करूंगा। जब आपने 4 महीने का टाइम दिया तो आपने 4 महीने का पहले पूछा, आप ऑफिसर को पूछो उसने पेंडिंग क्यों रखा, कोई कारण बिना कारण के वो पेंडिंग रखते हैं और उसके बाद में बाय कानून मना दिया 4 महीने में यदि आपने क्लियर नहीं किया तो आपका जो एप्लीकेशन लगाई है वो वाइड हो गई और अगेन यू हैव टू अप्रोच
या उसके लिए वापस डिपार्टमेंट के पास जाओ, और वो डिपार्टमेंट के पास गए तो वो दूसरा डिपार्टमेंट आएगा इसको बंद कर दे, क्योंकि जो आपके पास इन्वायरमेंट पॉल्यूशन क्लियर नहीं है। तो इस कानून में ये संशोधन होना चाहिए कि जो आपने बंद किया है इसको हम एप्लीकेशन नहीं लगा सकते हैं, सैंक्शन तो आपको ही करना है। टाइम आउट आप सैंक्शन करो, हमने एप्लीकेशन लगाए तो उसको सैंक्शन करो। तो ये इसकी भी विनती करते हैं लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, आपके डिवीजन लेवल पे और आपके जयपुर के लेवल पे बहुत सारी मीटिंग्स होती है। उसमें हमारे चैम्बर के मेंबर को, एसोसिएशन के मेंबर को कमेटी में कंपल्सरी मीटिंग रखे, मीटिंग में मेंबर बनाए, और जब भी मीटिंग हो उनको एडवांस पर सूचित करें, और मंथली मीटिंग हो और हमारे मेंबर्स के आदमी, एसोसिएशन के आदमी वहाँ रहे, और जो भी कानून में संशोधन कर रहे हैं वो हमारी बात को सुने समझे, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल हैं, वो लोग सब जितने भी कर रहे हैं थॉरिटिकल है। आज वो इस डिपार्टमेंट से 4-3 महीने बाद उसका ट्रांसफर हो जाएगा, उसको इस डिपार्टमेंट के कानून की मालूम नहीं है। तो मेरी विनती है कि चैम्बर का जो रिप्रेजेंटेटिव है जो भी गवर्नमेंट का कानून बने उसके अंदर चैम्बर का इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए, और चैम्बर का मेंबर एलिजिबल होना चाहिए तो हमारे ऑब्जेक्शंस को, हमारे सजेशंस को एक्सेप्ट करें। ये रिसेंटली नया कानून लगाए, इन्होंने कहा कि आपको पुरानी डिमांड निकलेगी। क्या बात की पुरानी डिमांड निकलेगी? हमने जो माल हमने माल बेचा, उसके पैसे हमने ले लिए, उसके बाद में वो बाहर मेरा चला गया। अब बोले 3 साल का पुराना पैसा हमारे वापस ला दीजिए, तो मेरे पास ऐसी कैपेसिटी नहीं है कि मैं 3 साल के पुराने पैसे को आपको वापस दे सकूँ। तो इन्होंने गवर्नमेंट ने किसी इंटरनली किसी जैसे एग्रीमेंट किया होगा, उनकी अंडरस्टैंडिंग किसी के साथ, किसी एजेंसी के साथ हो सकती है, लेकिन मेरा क्या कसूर है? मेरे आपने कहा ये 1 रुपये में माल दे रहा हूँ, मैंने 1 रुपये आपको दे दिया और 1 रुपये में मैंने माल बेच दिया। अब आप बोलते हो नहीं मैं तो आपको 3 साल पुराना पैसा वसूल करूँगा, वो किस बात का है? तो गवर्नमेंट कोर्टों में जो प्रेजेंटेशन होता है, एक्चुअली रियल वे में जो प्रेजेंटेशन यदि अपन सही ढंग से कोर्ट को करेंगे, भाई कानून इन्होंने बनाए तो उसके बाद में कानून का वायलेशन हमारा है नहीं था, उसके ऊपर डिमांड आपने आपके एग्रीमेंट कुछ भी अंदर के हो सकता है, नया एग्रीमेंट को कोई मालूम नहीं है, तो आप उसके हिसाब से आप जो भी आप डिवीजन ऑफ रेट जो आपको करना चाहते हो वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता, वो आगे फ्यूचर के लिए होगा। गवर्नमेंट ने कहा है कि हम कोई रेट्रोस्पेक्टिव डिमांड नहीं निकालेंगे, इनकम टैक्स के केस में कहा है, पर सभी में उन्होंने कहा है कि हम रेट्रोस्पेक्टिव डिमांड नहीं निकालेंगे, तो ये स्टेट को भी करना चाहिए। ये माइनिंग सेक्टर का था। दूसरा इनकम टैक्स के लिए जो चैलेंजेज है, कंपनी एक्ट में और लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड में गवर्नमेंट ने काफ़ी रियायत करी, उन्होंने इनकम टैक्स के रेट को कम कर दिया, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में और कॉर्पोरेट फर्म में और इंडिविजुअल में कोई टैक्स रिलीफ नहीं दिया। तो इनकम टैक्स में 20% टैक्स है, कंपनी के लिए भी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए, लेकिन इंडिविजुअल के लिए 30% टैक्स है। तो जो टैक्स की रेट है जब आपके सबको एट पार है, तो चाहे वो प्रॉपर्टी कंसर्न हो, चाहे पार्टनरशिप कंसर्न हो, चाहे कंपनी हो, सबका जो भी टैक्स आपको लगाना है वो एट पार रखो। 20% लगाए तो वो सबसे रीजनेबल टैक्स है, और वो रीजनेबल टैक्स भी सबके लिए होना चाहिए, टू नॉट बी फॉर लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड। ऑनलाइन अपील जो है whose response has already been submitted or pending with the department for final decision since more than 5 years। अब वो अपील नहीं होती है जब तक, लेकिन यह डिपार्टमेंट उसको हमारे को रोज परेशान करते ही रहता है। जब तक वो अपील का फाइनल नहीं होगा, जब तक फाइनल डिसीजन नहीं होगा, तब तक वो उनकी डिमांड भी ऐसे क्रिएट करते रहेंगे और उसका इंटरेस्ट भी जोड़ते रहेंगे, और फाइनली क्या ऑर्डर निकालेंगे अपने को समस्या नहीं आती। तो जो भी इनकम टैक्स के ऑर्डर निकलते हैं, जो अपील करती है तो टाइम बाउंड अपील या तो अपील को क्लेम करें, और नहीं तो डिपार्टमेंट जो है वो उसको हमारे को कोई इसकी परेशानी नहीं करती। ये लिखा है मैंने, असेसमेंट आफ्टर टेकिंग मोर रीजनेबल टाइम, ह्यूज डिमांड अभी निकाली। जैसे आपने उन्होंने रेट करी, रेट करने के बाद में उन्होंने दुनिया भर की डिमांड निकालते थे, चाहे लीगल है चाहे इलीगल, और फाइनली डिसीजन हो गया। अनऑथराइज जो लॉ है, अनऑथराइज कानून की उनकी जो जज है उसकी डिमांड निकाली, आपको इतने पैसे जमा कराना पड़ेगा या उसको फाइनल डिसीजन नहीं करेंगे। तो वो एक टाइम बाउंड होना चाहिए कि टाइम बाउंड के अंदर होगा। तो और जो 20% यदि आपको आपको टैक्स ही 20% लगना है, उन्होंने 100 रुपये की डिमांड निकाली, आपको 20 रुपये लगना है और खुद एग्री करना है 20% देना है, तो 20% ऐसी डिमांड को ऑटोमेटिकली खत्म कर दिया जाए गवर्नमेंट को, और वो अपील को आगे नहीं करें। और रेट्स के लिए भी मैंने लिखा है, और रिफंड जो है वो एक्चुअली जो जिसके भी रिफंड आने बाकी होते हैं उनको डिपार्टमेंट चक्कर लगाते रहते हैं। ये ऑटोमेटिक रिफंड के लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना रखी है, लेकिन जो पेपर में सब जगह पॉलिसी यही है, गवर्नमेंट की धारणा में गवर्नमेंट के हिसाब से ऐसा है कि आपको सब कोई ऑटोमेटिक रिफंड हो रहा है, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली वो होता नहीं है। तो इसके लिए भी कानून बनाया जाए कि वो दे शुड बी बाउंड टू इट, कि जो भी रिफंड आपको देना है वो टाइम बाउंड, वो आपको कंपल्सरी वो आपको रिफंड करे, क्योंकि वो बदले डिमांड निकालते रहेंगे और आपको घुमाते रहेंगे। उसके बाद कानून ही ऐसा बना कि रिफंड आपका जो एप्लीकेबल रिफंड है वो इमीडिएटली रिफंड करे। जो प्रोसीजर है और उसके लिए भी मैंने लिखा है, तो उसको भी गवर्नमेंट को अपने चैम्बर की तरफ से लिख के। दूसरा हमेशा आशीर्वाद देते रहे, ये मेरी पूरा आपसे विनती है। और आप सब लोग इतने सब करोड़ों अरबों सब लोग यहाँ पधारे हुए हैं, तो मैं सौभाग्यशाली हूँ, और आप मेरे को आशीर्वाद देते रहे, और हम मेरे को इंडस्ट्री में भी प्रमोट करते रहे, और ये काम को हम आगे बढ़ाते रहे। इसी विनती के साथ मैं आपसे जो आशीर्वाद मेरे को आज से मैं गर्व से कर सकता हूँ, मैं अकेला आदमी ऐसा हूँ कि गर्व से कहता हूँ, जितने बैठे हुए इनके सबका आशीर्वाद मेरे को पूरा। और हमेशा जो जब भी छोटी सी बात होती है तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हमेशा इनका हमेशा प्रमोशन मेरे को मिलता है। तो वो आप ऐसी मदद हमें करते हैं, ये मेरी विनती है। और अब आप जो चलते भाई साहब बहुत बहुत पहली बात तो आपको बधाई इस प्रोजेक्ट के लिए, आपको और प्रदीप को और सुनील जी को, दोनों को। आपके जैसा डायनामिक और
हम्बल इंडस्ट्रियलिस्ट अगर हम लोग सब बन जाए ना तो चमन हो जाएगा। आपसे ये बात सीखने वाली है। तो इन कंक्लूजन, heartiest congratulations to the Lunawat family and may this project be the first of many in the hospitality industry. यही बस कामना है। Thank you so much.